स्वागत सल्यूट गाइस, नमस्कार, क्या हाल है। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेरे दोस्त हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस कमीशन हो या फिर जो दूसरे एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं जैसे कि सीडीएस, एफकैट, बैंक ऑफिसर बनने के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई हिस्ट्री तो पूछी जाने वाली है। और जो हिस्ट्री आज हम कवर करने जा रहे हैं वो तो डेफिनेटली आने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी की बुक्स इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी। अब अगर आप क्लास 9 की हिस्ट्री बुक पे जरा गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आज का जो चैप्टर है वो सेक्शन 1 के अंडर में आता है और इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में एंड द राइज ऑफ नाजिज्म। ये तीनों ही चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और आज का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको बनाने में इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। चैप्टर 1, जैसा कि मैंने कहा, हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने बहुत सुना होगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है लोग कहते हैं, पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज की वर्ल्ड में हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे लिए ये आइडियाज तो है ही, एग्जिस्ट करते ही हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन हमें ये अपने आप को याद दिलाना होगा कि ये आइडियाज जो हैं ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते थे। हिस्ट्री की आपको मालूम है सबसे अच्छी बात क्या है? हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन बात ये है दोस्तों कि आप हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली हुई थी। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने ये सब देखा था, अपनी लाइफ में इसको फील किया था, एक्सपीरियंस किया था। तो सब्जेक्ट की बजाय अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह समझोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। एग्जाम के लिए इसको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रटने वाली वैरायटी के हो तो भैया ये वीडियो मत देखो, क्योंकि हम रटने को सपोर्ट नहीं करते हैं। चीजें समझो और फिर एग्जाम में लिख के आओ, नंबर ना आए तो बताना। तो जैसा कि हमने कहा, ये जो आइडियाज हैं इन्होंने आज की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप किया है एंड दैट इज व्हाई दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इनकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? भाई क्या पढ़ रहे हैं हम? फ्रेंच रेवोल्यूशन ना, तो वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर दिया था। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, कितना ज्यादा बड़ा इवेंट है हिस्ट्री का, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक पूरी कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम ही चेंज हो गया। और मजे की बात है कि सिर्फ फ्रांस का नहीं हुआ, ये शुरुआत थी, यहाँ से पूरे वर्ल्ड का गवर्नमेंट सिस्टम चेंज होने लग गया। इसके पहले द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस। अगर कोई किंग है तो वो किंग की फैमिली में ही बॉर्न होते हुए जो आगे की जनरेशन के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली किंग बन जा रहे थे, वो प्रिविलेज लोग थे। लेकिन अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस मिल रही थी गवर्नेंस को। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस डिक्लेरेशन से कहा जाता है कि नया वक्त शुरू हो गया। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू टाइम। यहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट कि हर इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं और वर्ल्ड में इक्वालिटी होनी चाहिए। दिस बिकेम द न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। आजकल वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सब इस बात को स्ट्रेस करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत, दिस न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज बिगैन हियर। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब के सब फ्रेंच लोगों को कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी कैट्स नहीं हैं। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ शुरुआत वहां से हुई थी। हर कंट्री ने इसको अपने वे में इंटरप्रेट किया, री इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थी, जो फ्रीडम फाइट्स थी, जो इंडिया ने लड़ी, चाइना ने लड़ी, अफ्रीका ने लड़ी, साउथ अमेरिका ने लड़ी, ये सब इन्हीं आइडियाज का एक री इंटरप्रिटेशन थे। ये थे तो हमारे ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि हर कंट्री की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो अलग है, यूनिक है। लेकिन अगर आप देखो तो उनकी जो अंडरटोन है, जो बेसिक लैंग्वेज, जो बेसिक बात वो कह रहे हैं, फ्रीडम, उसकी शुरुआत हुई थी लेट 18th सेंचुरी में फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन अभी तक मेरी जो बातें हैं वो आपको बहुत ही हंकी डोरी लग रही होंगी, लग रहा होगा वाह दुनिया कितनी अच्छी हो गई थी लेट 18th सेंचुरी के आसपास, सबको फ्रीडम मिल रहा था। ऐसा नहीं है। जो हिस्ट्री है मॉडर्न वर्ल्ड की वो इतनी सिंपल नहीं है। इस फ्रीडम और डेमोक्रेसी को लाने के पीछे बहुत सारा वायलेंस था, टिरनी था, डेथ था, डिस्ट्रक्शन था। किसी भी अच्छी चीज को पाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तो उस समय भी यही हुआ था। अभी जैसे आप अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहे हो तो उसमें पसीना ज्यादा बहा रहे हो, प्लीज कोई खून मत बहाना। नॉन वायलेंटली खूब मेहनत करते हुए अपने ड्रीम्स के लिए काम करिए। और उसका एक और स्टेप लेते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में और डीप घुस के फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1789 में। बात है 14 जुलाई की मॉर्निंग 1789 में। जिनका भी बर्थडे होता है 14 जुलाई को, आपको ये डेट जरूर याद रहेगी, लेकिन बाकियों को भी ये डेट याद रखनी पड़ेगी। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि उस मॉर्निंग में कुछ हुआ था। क्या हुआ था जरा देखते हैं। बात है उस समय के पेरिस की। पेरिस आज जितना खूबसूरत लगता है, जितना ब्यूटीफुल है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय माहौल काफी डिफरेंट था और पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म।
वहां के जो किंग थे उन्होंने अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को कमांड दिया था कि सिटी की तरफ मूव करो, पेरिस सिटी की तरफ मूव करो। और सिटीजन्स के बीच में ऐसा रूमर था कि आर्मी जो है वो कभी भी सिटीजन्स के ऊपर फायर ओपन कर सकती है, मतलब सिटीजन्स को मार सकती है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही डर का माहौल हो गया। तो इसको काउंटर करने के लिए लोगों ने कहा भाई बहुत हो गया, बहुत डर में जी लिए हम। तो 7,000 के आसपास मेन एंड वुमेन जो है वो वहां के टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। टाउन हॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग थी, उसके सामने वो लोग इकट्ठा हो गए और अपनी पीपल्स मिलिट्री बना दी उन्होंने। पर उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन तो थे नहीं, गन तो थी नहीं, कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने क्या किया, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसने लग गए और रेड करने लग गए, आर्म्स ढूंढने लग गए, वेपन्स ढूंढने लग गए। फाइनली बहुत सारे लोगों को याद आया कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन है जिसका नाम है बेस्टियर। फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब एक फोर्ट है, एक किला है जिसको प्रिजन की तरह यूज किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फोर्ट्रेस प्रिजन। तो ये सब लोग जो हैं ये बेस्टियर की तरफ जाने लग गए और उनको लगा वहां तो पक्का वेपन्स मिल ही जाएंगे, और मिल भी गए। तो लोगों ने वहां से वेपन्स उठाए और उसके बाद एक आर्म फाइट हुई। लोगों के पास भी वेपन्स थे, आर्मी के पास भी वेपन्स थे, और भयंकर लड़ाई हुई। जो बेस्टियर फोर्ट था उसके कमांडर को लोगों ने मार दिया और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। अब प्रिजनर्स कितने थे आप पूछोगे? भाई प्रिजनर्स बहुत सारे थे। कितने पता है? पूरे 7। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, 7 प्रिजनर थे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ प्रिजनर्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है उसका सिंबोलिज्म, कि जो लोग हैं उन्होंने प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, उन प्रिजनर्स को जिनको गलत वजह से वहां के किंग ने अंदर करवाया था, जेल में भिजवाया था। तो ये लोगों का पावर दिखाता है। जो बेस्टियर था, ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, इसको सारे लोग हेट करते थे। वहां पे किंग अपनी मर्जी से लोगों को प्रिजन में डाल देता था, एंड दैट इज व्हाई दिस हैड अ वेरी सिंबॉलिक वैल्यू। ये एक तरह से लोगों ने वहां के किंग के पावर को चैलेंज कर दिया था। और सिर्फ प्रिजनर्स को आजाद नहीं किया था, बात यहाँ नहीं खत्म हुई। उन्होंने उस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं, जो पत्थर थे, जो ईंट थे, उन सबको बाजार में बेचने लग गए। जो जो खरीदना चाहे उसको सुवेनियर बना के रखने के लिए, एक याद बना के रखने के लिए कि हाँ हमने बेस्टियर जो फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी खुशी मनाने के लिए। ये तो थी बात 14 जुलाई की, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, बात चलती रही, राइटिंग होती रही। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में पेरिस में ऐसे बहुत सारे राइट्स हुए, पेरिस में भी, वहां के कंट्री साइड में भी। और जब इतना वॉर होता है, लड़ाई होती है, तो इकोनॉमी तो हिल ही जाती है। और जब इकोनॉमी हिल जाती है तो सबसे पहले दाम किस चीज के ऊपर जाते हैं? खाने के, राशन के। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने लग गए। तो आज के जब हिस्टोरियंस पीछे मुड़ के उन सारे इवेंट्स को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि 14 जुलाई को जो भी इवेंट्स हुए थे वो खुद में तो बहुत बड़े थे, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा आउटकम आया बाद में, कि फ्रांस के किंग को लेटर ऑन एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। उस समय के जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि आज के इवेंट्स की वजह से आगे चल के हमारा किंग मारा जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो किंग के एग्जीक्यूशन की शुरुआत हो गई थी 14 जुलाई को ही। उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई थी। सो दिस वाज द बैकड्रॉप इवेंट जिसके बेसिस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। बेसिक स्टोरी का प्लॉट हमें मालूम पड़ गया। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं और पिक्चर की डिटेल में घुसते हैं। अब यार कहने की जरूरत नहीं है, लेक्चर में मजा आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है, वरना आप सोचो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? हमें भी तो कुछ इंकरेजमेंट चाहिए। अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स एंजॉय करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। 1789 से थोड़ा पीछे आते हैं 1774 में। लुई द 16 जो थे वो बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स जो थी फ्रांस की, उसको बिलोंग करते थे। और 1774 में जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने थ्रोन ले लिया, मतलब वो किंग बन गए। उन्होंने उस समय ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरी एंटोइनेट से शादी भी कर ली। मरी एंटोइनेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना? तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो किंग भी बन गए, उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन तब नोटिस किया कि भैया जो ट्रेजरी है वो तो खाली है। जो स्टेट के पास जो मनी होता है, जो ट्रेजरी होती है, वो खाली पड़ी थी। वो क्यों खाली पड़ी थी? क्योंकि उसके पहले के जो किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे। इसकी वजह से फ्रांस के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सब वेस्ट हो गए थे। और उन वॉर्स के अलावा भी देखो तो नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के कॉस्ट होते हैं ना, जैसे आपका जो इतना बड़ा कोर्ट है उसको मेंटेन करना, वहां का एक पैलेस था बहुत खूबसूरत, पैलेस ऑफ वर्साई, उसको मेंटेन करना। अभी दुखों का पहाड़ नहीं खत्म हुआ, एक और बहुत बड़ा दुख था। एक्चुअली फ्रांस ने लुई द 16 के अंडर में अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आजाद होने में हेल्प करी। अमेरिका के ऊपर, उस समय का जो अमेरिका था उसके ऊपर ब्रिटेन राज कर रहा था, ठीक है? और फ्रांस जो है, अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली पब्लिक सर्विस कमीशन वाले लोग, कि फ्रांस और ब्रिटेन की दुश्मनी थी बहुत भयंकर। और आपने तो सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, राइट?
तो ब्रिटेन का पंगा था किससे? फ्रांस से भी और अमेरिका से भी। अमेरिका के ऊपर तो वो राज कर रहे थे। तो फ्रांस ने क्या डिसाइड किया? तो लुई द 16 के अंडर में फ्रांस ने कहा कि ठीक है, हम अमेरिका की हेल्प करते हैं कि वो ब्रिटेन से आजाद हो सके। यहाँ तो वो जीत गए, बिल्कुल ब्रिटेन से आजाद हो गया अमेरिका, लेकिन इसका एक भारी कॉस्ट फ्रांस को उठाना पड़ा। इस वॉर की वजह से 1 बिलियन लीव्र का जो डेट है वो फ्रांस के डेट में ऐड हो गया। लीव्र क्या होता है? लीव्र वॉज अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, जिसको 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके पहले फ्रांस का जो यूनिट ऑफ करेंसी था वो था लीव्र। तो वॉर की वजह से 1 बिलियन लीव्र जो था वो ऐड हो गया फ्रांस के डेट में, जो डेट पहले से 2 बिलियन लीव्र था। तो मतलब अमेरिका की हेल्प करने के चक्कर में फ्रांस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। उस समय के जो लेंडर्स थे वो लोग, मतलब ये जो डेट लिया था वो किसी ना किसी से तो लिया होगा ना। तो जो लेंडर्स थे जिन्होंने स्टेट को, गवर्नमेंट को, उस समय के किंग को ये क्रेडिट दिया था, ये लोन दिया था, अब लोन का अमाउंट इतना बढ़ गया है तो वो लोन पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए। और वो इंटरेस्ट कहाँ से निकल रहा था? ऑब्वियसली फ्रांस की बजट से। तो फ्रांस की बजट का एक बड़ा पोर्शन जो था वो इस इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा था। व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो है नहीं, मतलब लीव्र कहाँ से आएगा? तो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब को मेंटेन करने के लिए और अपने दूसरे खर्चे निकालने के लिए स्टेट ने क्या किया? उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा था। टैक्सेस बढ़ा के भी इतने पैसे नहीं आ रहे थे कि ये सब कुछ कवर हो पाए। अब जब टैक्सेस की बात हो रही है तो फिर एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी ही होगी, और वो है द 3 एस्टेट्स। उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी की, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझिएगा उसे ढंग से। जो फर्स्ट एस्टेट था वो था क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब जो भी रिलीजियस लीडर्स थे, स्पेशली चर्च के जो भी रिलीजियस लीडर्स थे, उनको कहा जाता है क्लर्जी। दे फॉर्म द फर्स्ट एस्टेट। जो दूसरा एस्टेट था वो था नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो भी लोग किंग के कोर्ट में हाई पोस्ट होल्ड कर रहे थे, जो नोबल्स थे, वो आ गए नोबिलिटी में। जो थर्ड एस्टेट था दैट वाज मेड अप ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स, आर्टिजन्स, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। ये था फ्रेंच सोसाइटी का उस समय का 3 एस्टेट का डिविजन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों एस्टेट में से सिर्फ थर्ड एस्टेट जो था वो टैक्सेस पे करता था। बाकी दोनों जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो टैक्सेस नहीं पे करते थे। और ये जो एस्टेट डिवीजन था, दिस वाज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था पहले के जमाने में, ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता था, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। एंड दिस सिस्टम डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। ये बहुत पुराना सिस्टम था। अब यहाँ पे हम आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। 1789 से पहले का जो टाइम था फ्रांस में, उस समय की जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस थे बिफोर द ईयर 1789, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1789 से पहले के जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस के, उनको कहा जाता है दी ओल्ड रेजीम। ये एग्जाम में आएगा तो उस समय सन मत पड़ जाइएगा। बहुत सिंपल चीज है, दी ओल्ड रेजीम रेफर्स टू फ्रांस बिफोर 1789। ओके, अब उस समय की सोसाइटी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और जानते हैं सोसाइटी के बारे में, तभी तो स्टोरी समझ में आएगी ना। सारे कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए आपको। तो उस समय की जो सोसाइटी थी फ्रांस में, दैट वाज मेड अप 90% बाय पेजेंट्स। जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, दे मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन इनमें से मैक्सिमम पेजेंट्स जो थे वो गरीब थे, उनके पास खुद का कोई लैंड नहीं था, वो दूसरों के लैंड पे काम करते थे। इनमें से बहुत ही कम पेजेंट्स थे जो खुद का लैंड ओन करते थे और उसी को कल्टिवेट करते थे। जितना भी लैंड था उसमें से अराउंड 60% वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट 2 एस्टेट्स और थर्ड एस्टेट के जो रिचर मेंबर्स थे, जो थोड़े अमीर लोग थे, दोस पीपल ओन 60% ऑफ द लैंड। और ये तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा, आप ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हो, कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी, ये काफी प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज था नॉट पेइंग टैक्सेस। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये प्रिविलेज ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस तो दोनों को मिलता था, क्लर्जी को भी और नोबल्स को भी। लेकिन नोबल्स को एक और प्रिविलेज मिलता था जो था फ्यूडल प्रिविलेजेस। क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो काफी लैंड ओन करते थे, तो वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी ऑब्टेन कर सकते थे, जैसे कि फ्यूडल ड्यूज। और फ्यूडल ड्यूज क्या होते थे? पेजेंट्स को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी फ्यूडल लॉर्ड को। या तो उनके खेतों में काम करते थे, या उनके घर में काम करते थे, या आर्मी में सर्व करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो आर्मी मेंटेन करते थे उसमें सर्व करते थे, या रोड वोड बनवाने जैसे काम करवाते थे। इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज जो हैं
वो पेजेंट्स को ऑफर करनी पड़ती थी टू द फ्यूडल लॉर्ड्स। दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो नोबल्स जो थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस ले रहे थे, लेकिन जो चर्च था, जो क्लर्जी था, वो भी अपने अलग टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जिसको कहा जाता था टायथ। ये आपको मालूम होना चाहिए कि टायथ का मतलब होता है 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। तो आप जो भी कमा रहे थे या जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका 1/10 जो था वो क्लर्जी या चर्च को जाता था एज टैक्सेस। तो हमने सारे टैक्स पढ़ लिए, सारे बेनिफिट्स पढ़ लिए, लेकिन जिस टैक्स से हमने शुरुआत करी थी, जो टैक्स स्टेट कलेक्ट करता है, मतलब जो गवर्नमेंट, जो किंग कलेक्ट करता था, उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। उसका नाम आपको मालूम ही नहीं है। उसका नाम था टायर, TAILLE, टायर। ठीक है। टायर का मतलब था एक डायरेक्ट टैक्स जो लोगों को पे करना पड़ता था टू द किंग, डायरेक्टली टू द स्टेट। इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और टायर के अलावा और भी टैक्सेस होते थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो टैक्स के नाम पे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुआ कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और उस सामान पे टैक्स लगा हुआ है, तो आप इनडायरेक्टली जब सामान खरीद रहे हो तो आप उस पे टैक्स भी पे कर रहे हो। दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टायर वाज द डायरेक्ट टैक्स, और कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ओनली द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस। तो जितने भी स्टेट की एक्टिविटीज थी जिनको टैक्सेस के थ्रू फाइनेंस किया जा रहा था, वो पूरा बर्डन जो था वो थर्ड एस्टेट पे आ रहा था। अब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ब्रेड का प्राइस जो है, फूड का प्राइस बढ़ने लग गया था। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था। वो क्यों हुआ था? कोई भी चीज ऐसी तो होती नहीं है, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। तो उसकी वजह ये थी कि 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और 1789 में आते आते फ्रांस की पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन। अब लोग बढ़ गए तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, ज्यादा खाने वाले लोग हो गए, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। अब ये तो बेसिक डिमांड और सप्लाई का लॉजिक है। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, पैसे बढ़ गए। और ब्रेड जो है वो वहां फ्रांस की स्टेपल डाइट में आता है, और मैक्सिमम लोग वही खा के पेट भरते थे। एंड दैट इज व्हाई द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज स्टीपली। तो आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है फिर? प्राइस बढ़ रहा है तो शायद वेजेस भी बढ़ ही रहे होंगे। ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे दे के खाना खरीद लो। भाई ऐसा ही तो नहीं हो रहा था। मैक्सिमम लोग जो थे वो वर्कशॉप्स में लेबरर्स की तरह काम करते थे, और इन वर्कशॉप्स के जो ओनर्स हैं उन्होंने उनका वेजेस फिक्स कर रखा था, उनकी सैलरी फिक्स कर रखी थी। एंड वेजेस डिड नॉट राइज एट दैट पेस, और वेजेस उतना नहीं बढ़े जितना प्राइजेस बढ़ गए। और इस पे सोने पे सुहागा किसने किया? नेचर ने। नेचर ने क्या किया? उसी समय हेल एंड स्टॉर्म भी आ गए, उसी समय ड्राउट भी आ गया, सूखा पड़ने लग गया। उसकी वजह से फूड क्रॉप्स जो थे वो खराब भी होने लग गए। तो जो ऑलरेडी कम खाना था वो अब और कम हो गया। इन सब की वजह से हो गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस रेफर्स टू एन एक्सट्रीम सिचुएशन। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, इतनी बुरी गत हो जाती है, जिसमें जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो ही खतरे में पड़ जाता है। जिसकी वजह से लोग सरवाइव कर पाते हैं, वो ही चीजें खतरे में पड़ने लग जाती हैं। लेकिन आप ये बात जान लो कि सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो फ्रांस में कोई नई चीज नहीं थी। ओल्ड रेजिम के टाइम पे, मतलब 1789 से पहले फ्रांस में अक्सर सबसिस्टेंस क्राइसिस होता रहता था। इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत ग्रेव थी और लोग बहुत टाइम से सफर कर रहे थे। तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे बैकड्रॉप बन रहा है, बैकग्राउंड बन रहा है किस चीज का? रेवोल्यूशन का। खाना मिल नहीं रहा है, टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी सारी हैं, तो एंड में इंसान क्या करेगा? रिवोल्ट ही तो करेगा ना। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार चीज पे आते हैं। आप और हम काफी बार एक टर्म यूज करते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, और वो है मिडिल क्लास। हम कहते हैं इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो काफी पावरफुल है। अब आप समझोगे कि ये ओरिजिन कहाँ से आता है इस वर्ड का। हुआ क्या था, जैसे हम रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो पेजेंट्स और वर्कर्स हैं, अब तक आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि इनके साथ स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम चल रही थी फ्रांस में। ये लोग वहां खुश नहीं थे, तो ये पहली बार तो रिवोल्ट कर नहीं रहे होंगे कि एक सुबह उठे और कहा चलो आज रिवोल्ट करते हैं। इन्होंने पहले भी रिवोल्ट किए थे, लेकिन इनके पास इतने मीन्स नहीं थे, इतने सब्सटेंस नहीं थे कि ये एक लार्ज स्केल रेवोल्यूशन कर सके। छोटे मोटे रिवोल्ट्स करते थे जो खत्म हो जाते थे, कोई चेंज नहीं ला पाते थे। जो भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल में चेंज ला पाए, इंप्रूवमेंट ला पाए, वो लोग थे जो थर्ड एस्टेट में थोड़े रिच थे। मतलब बिलोंग तो वो थर्ड एस्टेट को ही करते थे, लेकिन अगर आप थर्ड एस्टेट को ध्यान से देखो तो उसमें कुछ रिच बिजनेस ओनर्स भी आते हैं, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब भी आते हैं। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया था, इन लोगों के रिवॉर्ड से फर्क पड़ता था, and they had become more prosperous, they had access to education and they had access to new ideas। लेकिन 18th सेंचुरी में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई, एक नया सोशल क्लास इमर्ज हुआ। दिस न्यू सोशल ग्रुप वाज कॉल्ड द मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास है ये पेजेंट से ज्यादा रिच होने लग गया। मतलब रिच एंड वेल्दी बिजनेसमैन, नोबिलिटी इनसे कम रिच था, लेकिन पेजेंट से ज्यादा रिच था। कैसे रिच हुए? इन्होंने नई चीजें करना स्टार्ट किया, ओवरसीज ट्रेड करने लग गए, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने लग गए, चीजें मैन्युफैक्चर करने लग गए, जैसे कि वुलन या सिल्क टेक्सटाइल्स, ये सब मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते थे, या उसी सोसाइटी के जो रिच लोग थे वो इसको खरीद लेते थे।
इसी के साथ साथ थर्ड एस्टेट में और भी लोग लॉयर्स बनने लग गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बनने लग गए। ये सब एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। किसी भी इंसान की सोशल पोजीशन शुड डिपेंड ऑन हिज मेरिट। ऐसा नहीं कि आप रिच फैमिली में पैदा हुए तो आप ऑटोमेटिकली आपको सारे प्रिविलेजेस मिल जाने चाहिए। अगर आपके अंदर मेरिट है तो आपको मिलना चाहिए। तो अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये जो नए आइडियाज आ रहे थे एजुकेशन की वजह से, स्पेशली इस नए सोशल ग्रुप में विच वाज कॉल्ड द मिडिल क्लास, इनके दिमाग में एक ऐसी सोसाइटी की इमेज आने लग गई जिसमें लोगों के पास फ्रीडम है, ज्यादा इक्वालिटी है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए। और इसको और बढ़ावा किसने दिया? उस समय के फिलोसोफर्स ने। बहुत ही फेमस फिलोसोफर्स थे जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो। अगर आप आगे चल के कभी फिलोसफी का कोर्स लोगे तो आप इनको पढ़ोगे। इन्होंने बहुत फेमस थ्योरीज दी थी और ये उसी टाइम को बिलोंग करते थे और ये भी ऐसी नई सोसाइटी की इमेज लिखने लग गए, रखने लग गए लोगों के सामने। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था जरा देखते हैं। एक्चुअली उस समय के जो मोनार्क्स थे वो ये कहते थे कि दे बिकेम किंग्स बिकॉज ऑफ डिवाइन राइट, मतलब भगवान ने उनको चुना है किंग बनने के लिए। जॉन लॉक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने कहा था कि वो इस बात को नहीं मानते हैं। रूसो जो थे उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया, जॉन लॉक की इस बात को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने ये आइडिया रखा कि अगर हम मोनार्की गवर्नमेंट की जगह पे ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जहाँ पे लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो तो कैसा रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है, जो बेसिक आइडिया है, वो कहाँ से आ रहा है। आज जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जिन लोगों ने इनको इमेजिन किया, सोचा, इन चीजों को एक्सप्रेस किया, सोचिए वो कितने बड़े जीनियसेस होंगे कि आज उनके सिस्टम्स पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। एक और बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज, जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया था कि गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में डिवाइड करना चाहिए। इस तरह से पावर बढ़ जाएगा और चीजें ज्यादा बेटर हो जाएंगी। अब यूएसए, आपको याद है यूएसए जिसकी 13 कॉलोनीज को फ्रांस ने आजादी दिलाई थी ब्रिटेन से। यूएसए ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, उनको ये आइडिया पसंद आ गया। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी जिनको अभी अभी आजादी मिली थी, उन्होंने कहा हम यही चीज फॉलो करेंगे और हम ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने तुरंत, इतने ग्रेटफुल थे वो फ्रांस को लेके कि उन्होंने कहा ये फ्रेंच लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने तुरंत ही इंडिविजुअल राइट्स को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। और जब फ्रांस ने देखा कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल राइट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वहां के जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया। इन फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे वो सिर्फ एलीट लोगों में नहीं रहे, वो कॉमन जनता तक भी पहुंच गए और लोग उसको डिस्कस करने लग गए। जैसे आजकल होता है ना ड्राइंग रूम डिस्कशंस, पॉलिटिक्स पे डिबेट्स होती हैं, उस समय भी ऐसा ही होने लग गया। उस समय सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेज में, पब्लिक प्लेसेस में लोग इन आइडियाज को समझने लग गए, उनको डिस्कस करने लग गए, इन पे बुक्स लिखी जाने लग गई, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आने लग गए। कोई भी मूवमेंट एक दिन में नहीं होता है, आप देखो ग्रेजुअल होता है। हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी ये सब ग्रेजुअली ये आइडिया स्प्रेड हुए थे, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। न्यूज में उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही थी कि जो किंग है वो और टैक्सेस इम्पोज करने वाले हैं। अब इससे लोगों ने कहा भाई बहुत हो गया, उनमें गुस्सा भरने लग गया। एक तरफ ये नए आइडियाज आ रहे थे जो लोगों को इनकरेज कर रहे थे, उनको ये बता रहे थे कि ऐसी सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर सकती है, और दूसरी तरफ किंग जो थे वो टैक्सेस पे टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे। तो दोनों चीजें मिलकर लोगों के अंदर गुस्सा भर रही थी। पीपल नाउ वांटेड चेंज। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में रियल लाइफ अकाउंट्स भी दिए हुए हैं, उस समय जो लोग रहते थे उनके लिखे हुए डिस्क्रिप्शंस हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो उसको जरूर पढ़िएगा, आपको और आइडिया लगेगा कि उस समय के सर्कमस्टांसेस कैसे थे। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम पूरा ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये एक सीरीज में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कंप्लीट आइडिया मिल जाए। फिर चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आए, आपके स्कूल एग्जाम में आए, सीडीएस में आए, एफकैट में आए, बैंक एग्जाम में आए, किसी में भी आए, सब में मुस्कुरा के कॉन्फिडेंटली आप आंसर लिखोगे। इन सब से आपका जीडी और इंटरव्यू भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये आइडियाज जो हैं आप इनको बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे। अब यार कहने की जरूरत नहीं है, हमने अपना काम कर दिया। हमने इस चैप्टर पे पार्ट 1 अच्छे से बहुत डिटेल में बना दिया। अब आप अपना काम करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो। आपके ये छोटे छोटे जेस्चर्स हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हमें कितना अच्छा लगता है आपके लाइक्स देख के, आपके कमेंट्स पढ़ के। आप ये जो छोटे छोटे अप्रिसिएशन करते हो हमें, इट रियली मेक्स आवर डे। और हम तो मिलेंगे ही अगले लेक्चर में आपके साथ विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, ठीक है ना? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बार सपना पूरा करना ही है ना? पक्का? डन? ठीक है। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।